कश्मीर में 24 घंटे के अंदर फौज ने 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है। गांदरबल में फौज ने एनकाउंटर में अब तक 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए दोनों दहशतगर्द लश्कर तैयबा के हैं। एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। गांदरबल के गुंड इलाके में एक घर में अब भी कुछ दहशतगर्द छिपे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। इससे पहले कल सिक्योरिटी फोर्सेज ने बांदीपुरा में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था। ये हम कुल्लन में खड़े हैं तो यहाँ इनपुट था, स्पेसिफिक इनपुट पर सर्च की थी। इस दौरान फायरिंग हुई और एक मिलिटेंट मारा गया है। इसकी डेड बॉडी वगैरह रिट्रीव कर ली है और बाकी जो पॉसिबिलिटी एक की लग रही है, सर्च चल रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट फैमिलीज को इवैक्यूएट करके जब सर्च कंप्लीट होगा तो उसके ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, कम चांसेस हैं, बट स्टिल हम सर्च करेंगे। हाउस टू हाउस चल रही है जो सर्च, अभी वो कंप्लीट होगी तो फिर पता चलेगा। ब्रिक्स इजलास में हिस्सा लेने के लिए आज ब्राजील रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वजीर-आजम मोदी 13 और 14 नवंबर को ब्राजील में होने जा रहे 11वें ब्रिक्स चोटी इजलास में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस साल ब्रिक्स इजलास की थीम तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी तरक्की है। पीएम मोदी ब्रिक्स इजलास में 6ठी बार हिस्सा ले रहे हैं। पीएम के साथ एक वफ्द भी जा रहा है। इजलास के दौरान रुकन ममालिक के सनअतकार और कारोबारी भी ब्राजील में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बाहमी बैठकों का भी प्रोग्राम है। ब्रिक्स इजलास के लिए भारत के शेरपा सुरेश रेड्डी ने कहा कि भारत इस सम्मेलन में बॉर्डर पार दहशतगर्दी के मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। ब्रिक्स 5 उभरती बड़ी मईशत वाले मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फीस बढ़ाने और हॉस्टल जवाबित में बदलाव की मुखालफत में हंगामा कर रहे जेएनयू तलबा पर किए गए ताकत के इस्तेमाल की अखिलेश और तेजस्वी यादव ने मजम्मत की है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने और हॉस्टल जवाबित में बदलाव के खिलाफ तलबा ने मुजाहिरा किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। नेल्सन मंडेला रोड पर हंगामा कर रहे तलबा को हटा दिया गया है। अब महज 50 से 60 तलबा ही मौजूद हैं। जेएनयू के आसपास भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुहिम में शामिल 8 नवंबर को एक खातून प्रोफेसर के साथ बदसलूकी भी की थी। वहीं तलबा का इल्जाम है कि जेएनयू का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वीसी से संपर्क में है सर? हाँ बिल्कुल, हाँ, हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लीडर दोनों के संपर्क में। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने तलबा पर किए गए ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की है। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती। हालांकि पुलिस ने हालात को पूरी तरह काबू में बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मगरबी बंगाल के 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कारकुनान के बीच झड़प हुई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मगरबी बंगाल के 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस झड़प में बीजेपी और टीएमसी के 5 कारकुनान जख्मी हो गए हैं। दरअसल बीजेपी कारकुनान की मीटिंग चल रही थी और उसी वक्त टीएमसी कारकुन ने मीटिंग को लेकर सवाल उठा दिए। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कारकुन को बाहिफाजत निकाल लिया, लेकिन जब बीजेपी कारकुन एफआईआर दर्ज करने पहुंचे उसी वक्त टीएमसी कारकुन ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक बीजेपी कारकुन जख्मी हो गया। तो ये झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा बीजेपी और टीएमसी के कारकुन में। और इसी में ही हम आपको बता दें कि इस झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीजेपी के एक कारकुन को गोली तक लग गई। तो ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं जब दोनों के बीच ये झड़प हुई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। मगरबी बंगाल के 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में बीजेपी और टीएमसी के 5 कारकुनान जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। दरअसल बीजेपी कारकुन की मीटिंग चल रही थी जिस वक्त ये हंगामा हुआ।
और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, शाम 5:30 बजे वजारत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। महाराष्ट्र में सदर राज लगाने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाम 5:30 बजे लग सकता है सदर राज। जराये के हवाले से ये खबर मिल रही है। आज शाम 5:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में वजारत दाखिला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और महाराष्ट्र में सदर राज लगाने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 5:30 बजे सदर राज लगाया जा सकता है महाराष्ट्र में। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में पूरा सियासी उठापटक चल रहा है और सबके बीच अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा और कौन कौन मिलकर बनाएगा। इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस सब के बीच हम आपको ये बता दें कि शाम 5:30 बजे सदर राज लग सकता है और जराये के हवाले से खबर मिल रही है और इसको लेकर वजारत दाखिला की तरफ से 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। महाराष्ट्र में सियासी गहमा गहमी को लेकर शाम 5:30 बजे वजारत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र में सदर राज लगाने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। शाम 5:30 बजे लग सकता है सदर राज महाराष्ट्र में। तो जिस तरह की गहमा गहमी लगातार महाराष्ट्र में बनी हुई है और सबके बीच सब अपने अपने तरह के फॉर्मूले लेकर बाहर आ रहे हैं। सबके अपने अपने तरह की सियासी मफादात हैं और सबके बीच ये खबर आ रही है कि वजारत दाखिला 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सदर राज लग सकता है महाराष्ट्र में। शिवसेना ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए थे बीजेपी को लेकर और ये कहा था कि 50-50 के फॉर्मूले पर जो बात हुई थी उस पर बीजेपी कायम नहीं रही और अब इससे कम शिवसेना को कुछ बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद से ही और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे रिपोर्टर एहसान अब्बास जुड़ गए फोन लाइन पर। एहसान, 8:30 बजे तक का वक्त है, तो ऐसे में क्या अब ये पूरी सिचुएशन साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो सकता है, क्योंकि एनसीपी को गवर्नर ने 8 बजे तक का वक्त दिया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में सदर राज लागू होने की सिफारिश महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र के उन्होंने कर दी है और केंद्र सरकार में केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मुहर लगाकर राष्ट्रपति भवन को भेज दी होगी। जाहिर है कि आप महामहिम राष्ट्रपति जो है किसी भी वक्त महाराष्ट्र में सदर जो राज राष्ट्रपति शासन लागू होने का ऐलान कर देंगे। जी, अभी क्या कुछ वहां महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि ये कहा गया था कि 5 बजे दरअसल एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है। क्या वो मीटिंग अभी भी होगी? क्या ये माने कि तीनों के बीच रजामंदी नहीं बन पाई, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया, जिसके बाद ये हालात अब पैदा हो गए हैं? ठीक है, तो ये सारी बातें तो अब एनसीपी और कांग्रेस महज दिखाने को कह रही है शायद, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के लेट लतीफी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जो सियासी पैतरे हैं, शायद उसी की वजह है कि शिवसेना महाराष्ट्र की सियासत में सेल्फ गोल कर गई है और महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ चुका है। अब मैं बैठक के 5 बजे का वक्त दिया गया है कि कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं वो पहुंचेंगे और एनसीपी के साथ बैठकर महाराष्ट्र में नई सरकार की जो शिवसेना के साथ गठन की बातों को जो मुहर लगाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अभी सारी बातें महज अब बहुत ज्यादा जो है स्थिति बेहद तेजी से बदली हुई है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब किस करवट महाराष्ट्र की राजनीति बैठी। जी एहसान, और इस सबके बीच शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, क्योंकि शिवसेना ने कहा उन्होंने 48 घंटे का वक्त मांगा था नंबर जुटाने के लिए, जो कि गवर्नर ने नहीं दिया और इसको लेकर उन्होंने इस पूरे फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, शिवसेना ने चूंकि बीजेपी के सरकार बनाने के मना करने के बाद महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचकर राज्यपाल से महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की इच्छा जताई थी और कहा था कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए जिससे हम जो एहसान, आपको मैं रोकना चाहूंगी, सुभाष कश्यप फिलहाल कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार।
आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को यहाँ पर सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या क्या अभी भी विकल्प मौजूद हैं गवर्नर के पास और क्या किन किन का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। एहसान, यहाँ पर कांग्रेस ने एक तरह का इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि जो फैसला गवर्नर की तरफ से लिया गया है वो दरअसल सियासत से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी को 48 घंटे दिए गए और शिवसेना एनसीपी को सिर्फ 24 घंटे दिए गए, तो ऐसे में इल्जाम लगना भी अब शुरू हो गया है। देखिए, ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस का ऑफिशियल अभी कोई बयान आ नहीं रहा है। ये साफ है कि गोलमोल सियासत कांग्रेस और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से की जा रही है। महामहिम राज्यपाल ने यही बताया कि महाराष्ट्र में मौजूदा जो राजनीतिक संकट है और उसके मद्देनजर मौजूदा जो सरकार है उसका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और संविधान की धारा 356 के तहत उन्होंने सिफारिश की तो कर दी थी। तो मैं अब इस पर कांग्रेस सबसे पहले तो ये एनसीपी साफ करे कि एनसीपी ने क्या वक्त ऑफिशियली मांगा या नहीं मांगा। खबर तो ये भी आ रही कि एनसीपी ने खुद ही इच्छा जताई कि उनके पास अभी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी मौजूद नहीं है और सारा अरेंज करते थे, उन्हें वक्त लगेगा, यानी कि और उसकी वक्त की मांग की। और पहले शिवसेना को राज्यपाल ने मना कर दिया था इसी बाबत। तो जाहिर है कि ये वजह बनी ना कि महामहिम राज्यपाल ने जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना ये होगा कि 5:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वजारत दाखिला की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने जरूर कहा है कि ये सियासत से प्रेरित जो है एक तरह का की बात जो है वो गवर्नर की तरफ से की गई है, जो फैसला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने सिफारिश की है गवर्नर राज की, जिसको लेकर वजारत दाखिला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 5:30 बजे। दिल्ली एनसीआर की हवा आज फिर से खराब हो गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से 400 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खतरनाक है। नोएडा गाजियाबाद में हालात और भी खराब हैं। यहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। महकमा मौसमियात का अंदाजा है कि अगले 2 दिन दिल्ली में हल्का कोहरा छाएगा, जिसके बाद इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि धुंध की वजह से फिजाई आलूदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। एनसीआर में आज हवा की गुणवत्ता एक बार फिर सीवियर कैटेगरी पर जा सकती है। हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है, जिसका कारण कोहरा है। तस्वीरों में सड़कों पर और अक्षरधाम पर पूरी तरह से आपको कोहरा नजर आएगा और ये कोहरा बड़ी वजह हो सकती है आज प्रदूषण का स्तर बढ़ने की। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का जो स्तर था वो पुअर कैटेगरी पर था, यानी कि खराब हालत में था, जो कि आज बढ़कर बेहद खराब से बढ़कर सीवियर कैटेगरी में यानी कि गंभीर कैटेगरी में आ सकता है। इस वक्त अगर हम आपको प्रदूषण का स्तर दिखाएं तो आप देख सकते हैं 376 पर है AQI, जो कि वेरी पुअर कंडीशन है और आज शाम तक ये बढ़कर सीवियर कैटेगरी पर जा सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा, हल्का कोहरा बना रहेगा। दिन भर में बादल बने रहेंगे, जिसके चलते जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर स्थिति पर जा सकता है। इसके बाद जो राहत मिलेगी वो 14 तारीख को मिलेगी, जिस 14 तारीख को दोबारा से जो प्रदूषण है उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन अगले 2 दिन आपके लिए प्रदूषण के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकते हैं। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पंजाब समेत पूरे मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुल्तानपुर लोधी में माथा टेका। वहीं अमृतसर में दरबार साहिब में कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी लगाई। वहीं गुरुद्वारा बंगला साहिब में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मत्था टेका। कपूरथला में 550वें प्रकाश पर्व पर लंगर में 550 तरह के ही पकवान बनाए गए। तो वहीं सुल्तानपुर लोधी में 550 किलो का केक काटा गया। तो वहीं दूसरी तरफ संगरूर में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर एक किसान का अनोखा अंदाज देखने को मिला। किसान ने खेत में ट्रैक्टर के जरिए 550 साल गुरु दे नाल लिखता वो नजर आया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव पर आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो वक्त अब दूर नहीं है जब हम ननकाना साहिब में भी जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जब देश गैर मुल्की हमलों से जूझ रहा था, उस वक्त गुरु नानक देव जी की शक्ल में ज्योतिपुंज सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने मुल्की सरहदों को भी लांघा था। मंत्री आशुतोष टंडन जी, जैसे अन्य पवित्र गुरुद्वारों में हम दर्शन कर पाते हैं, ऐसे हम यहाँ पर भी जा पाए। और इस बार
यह सपना भी साकार हुआ है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनकी पहल आज करतारपुर साहब के साथ हम सब के सामने इस रूप में आई है। और वह दिन दूर नहीं होगा जब ननकाना साहब में भी हम सब इसी प्रकार से जाने में सफल होंगे। 9 नवंबर को कितना अद्भुत संजोग था। प्रधानमंत्री मोदी जी करतारपुर साहिब में उस कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और देश की उच्चतम न्यायालय से राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के विवाद को पटाक्षेप कर रही है। यानी राम जन्मभूमि की जब हम बात करते हैं, सिख गुरुओं का भी उसमें योगदान रहा है संघर्ष को आगे बढ़ाने में, और समय समय पर उन्होंने प्रेरणा दी। किराएदारों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा है कि शहर में अगर अपना मकान है तो किराए का मकान खाली करना होगा। मेरठ के मकान मालिक दीपक जैन और दीगर की अर्जी पर हाईकोर्ट के जस्टिस एसपी केसरवानी की एकल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल मेरठ के दीपक जैन के मकान में वेद प्रकाश अग्रवाल किराएदार के तौर पर रह रहे थे। वेद प्रकाश की मौत के बाद प्रेमलता अग्रवाल और दीगर लोग बतौर वारिस उसी मकान में रहने लगे। मकान मालिक दीपक जैन ने जब मकान खाली करने का नोटिस दिया तो प्रेमलता अग्रवाल ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मकान मालिक दीपक जैन ने बेदखली वाद दाखिल किया और कोर्ट ने दीपक जैन के हक में फैसला दिया। इस फैसले के खिलाफ किराएदार प्रेमलता अग्रवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपील अदालत ने किराएदार की बेदखली को गलत माना, जिसके बाद मकान मालिक दीपक जैन ने अपीलीय अदालत के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। और अब देखिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सरकार के बड़े फैसले पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। गेम चेंजर मोदी, कौमी एकता की मिसाल। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भाइयों और बहनों, भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उल्लेख भी करते हैं, विविधता में एकता। गेम चेंजर मोदी, दहशतगर्दी को मुंहतोड़ जवाब। मानवता की खातिर, आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। नया हिंदुस्तान है। अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे, और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। गेम चेंजर मोदी, अटूट हिंदुस्तान का ब्लूप्रिंट तैयार। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया।
गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक कभी भी हमारे दिलों में है। गेम चेंजर मोदी, नए हिंदुस्तान में नया सवेरा। नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्तों। ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।